ये देश बीमारी का आदी हो गया है, गरीबी का आदी हो गया है, बेईमानी का आदी हो गया है, सब चीजों का आदी हो गया। और ये आदत इतनी पुरानी हो गई है कि इसे हम खून में लेके पैदा होते हैं। सड़क पर चलते वक्त अगर कोई भीख मांगता हमें दिखाई पड़ता है तो हमें कोई बेचैनी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि 2 पैसे दे दो, लेकिन ये कोई बेचैनी नहीं है। ये सिर्फ बेचैनी से बचने की तरकीब। ये 2 पैसे दे के जैसे हम झंझट से छुटकारा पा गए। लेकिन गांव में कोई भीख मांगता है, ये पूरे गांव का अपराध है। देश में कोई भूखा मरता है, ये पूरे देश का अपराध है। ये हमारे ख्याल में नहीं आता। ये हमारे ख्याल में ही नहीं आता कि बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। हमारी उम्र बहुत कम, हमारा शरीर क्रस, हमारा सारा जीवन बीमारी से भरा हुआ। हम कहते हैं ये सब भाग्य है। हमने हर चीज की व्याख्या खोज ली है। इसलिए नहीं कि हम बदल दें जिंदगी को, हमने हर चीज की ऐसी व्याख्या खोजी है कि जिंदगी जैसी है वैसी ही सही साबित हो जाए और हमें कोई तकलीफ न मालूम पड़े। अगर कोई गरीब है तो हम कहते हैं पिछले जन्मों के पाप के कारण वो गरीब है। बात खत्म हो गई, एक्सप्लेनेशन मिल गया, व्याख्या मिल गई। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले जन्म के साथ कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। जो हो गया है वो हो गया है। और हम कहते हैं कि वो गरीब है तो अपने पापों के कारण गरीब है, जबकि सच्चाई उल्टी है। अगर कोई गरीब है तो हम सबके पापों के कारण गरीब है। लेकिन हम एक व्यक्ति पर थोप के एक व्याख्या लेके बैठ गए, और ये व्याख्याएं इतनी पुरानी हो गई कि जब तक हमें पुराने पर शक न हो जाए तब तक इन व्याख्याओं से मुक्ति नहीं हो सकती। एक फकीर एक मस्जिद के नीचे से गुजर रहा था। मस्जिद के ऊपर अजान देने कोई चढ़ा होगा, वो गिर पड़ा, फकीर की गर्दन पर गिरा, फकीर की गर्दन टूट गई। उस आदमी को तो कोई चोट न पहुंची क्योंकि फकीर की गर्दन पर वो संभल गया। फकीर की गर्दन टूट गई, वो अस्पताल में भर्ती हुआ। फकीर के शिष्यों को पता था कि वो फकीर हर चीज में से कुछ न कुछ रहस्य और राज खोज लेता है। उन्होंने सोचा कि अब हम जाके पूछेंगे क्या हालत, इस गर्दन टूट जाने में कौन सा रहस्य। वो गए उस फकीर के पास, उस फकीर से पूछा इससे तुमने क्या सीखा। उसने कहा इससे मैंने एक बात सीखी कि वो सिद्धांत गलत है कि जो गिरे उसी की गर्दन टूटे, गिरे कोई और गर्दन किसी और की भी टूटे। वो सिद्धांत गलत है, क्योंकि हम न गिरे, न हमें गिरने से कोई मतलब था, न हम मीनार पे चढ़े। चढ़ा कोई और, गिरा कोई और, वो तो बच गया, गर्दन हमारी टूट गई। जिंदगी एक अंतर संबंध है, एक इंटर रिलेशनशिप है, उसमें कोई गिरे कोई की गर्दन टूट सकती है। लेकिन इस मुल्क ने एक व्याख्या खोजी हुई है कि अगर तुम्हारी गर्दन टूटी है तो तुम ही गिरे होगे, और कभी गिरे होगे पिछले जन्मों में, इसलिए अब गर्दन टूटी। अब उसका पता लगाना मुश्किल है कि किस पिछले जन्म में आप गिरे थे भी या नहीं गिरे थे, पिछला जन्म था भी या नहीं था। लेकिन उन सारी व्याख्याओं के आधार पर आपकी गरीबी को समझा दिया गया। अब गरीबी को बदलने की कोई भी जरूरत न रही। अब गरीबी स्वीकार करनी पड़ेगी, भिखमंगापन स्वीकार करना पड़ेगा, बीमारी स्वीकार करनी पड़ेगी। हमने एक जीवन दर्शन विकसित किया है जिसमें हम सब कुछ जैसा भी है, गंदा, बेहुदा, कुरीत, रुग्ण, विक्षिप्त, सबको स्वीकार कर लेते। और ये स्वीकृति इतनी पुरानी हो गई है कि हमें पता भी नहीं कि कब हमने ये स्वीकृति दी थी। ये बहुत लंबा समय बीत गया, तब से हम स्वीकार करते चले आ रहे हैं। और जब तक हमें पुराने पर शक न हो जाए तब तक इस स्वीकृति से भी नहीं छूटा जा सकता। और जब तक ये स्वीकृति की जड़ें नहीं टूट जाती हैं तब तक एक नए समाज का जन्म भी असंभव है। और नए समाज का जन्म न हो तो हम इसको ही समाज कहते रहेंगे। ये जो करीब करीब एक पागलखाना हो गया, करीब करीब देश एक पागलखाना है। मैंने सुना है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पे एक पागलखाना था, और पागलखाने का भी सवाल उठा कि पागलखाना कहां जाए, हिंदुस्तान में जाए कि पाकिस्तान में जाए। और पागलखाने को लेने को कोई भी राजी नहीं था, किसी को फिक्र भी नहीं थी कि पागलखाना कहां जाए।
तो पागलखाने के अधिकारियों ने सोचा पागलों से ही पूछ लें कि तुम जाना कहां चाहते हो। तो उन पागलों से पूछा कि तुम्हें कहां जाना है, हालांकि तुम कहीं जाओगे नहीं, रहोगे यहीं, लेकिन फिर भी तुम हिंदुस्तान में जाना चाहते हो कि पाकिस्तान में। उन पागलों ने कहा बड़ी अजीब बात है, हम तो समझते थे हम पागल ही अजीब बातें करते हैं, आप भी अजीब बातें करते हैं। जब जाएंगे कहीं भी नहीं, रहेंगे यहीं, तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जाने का सवाल कहां उठता है। आप भी बड़े मजे की बात कहते हैं, रहेंगे यहीं, और फिर पूछते हैं जाना कहां है। फिर भी उन लोगों ने कहा तुम समझोगे नहीं, ये जरा बहुत टेढ़ी राजनीति की बातें हैं, तुम तो साफ साफ ये कहो तुम कहां जाना चाहते हो। उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहीं अच्छे। और उनका ये सवाल ही नहीं, रहोगे तुम यहीं। उन पागलों ने कहा जब हम यहीं अच्छे, हम कहीं क्यों जाएं। बड़ी मुश्किल हो गई। फिर सोचा कि पूछ लो कौन हिंदू है कौन मुसलमान, जो हिंदू उसको हिंदुस्तान भेज दो, जो मुसलमान उसको पाकिस्तान भेज दो। उनसे पूछा तुम में हिंदू कौन मुसलमान कौन, उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं, हम सिर्फ आदमी हैं। हिंदू मुसलमान हमें तो इतना ही पता है कि हम सिर्फ आदमी हैं। वो पागलों ने कहा कि हमें सिर्फ इतना पता है कि हम आदमी हैं, और पागलखाने के बाहर जो घूम रहे हैं उनसे पूछो, उनमें से कोई न कहेगा हम आदमी हैं, कोई कहेगा हम हिंदू हैं, कोई कहेगा हम मुसलमान हैं, कोई कहेगा हम ईसाई हैं। और अगर भगवान की दुनिया में कहीं कोई हिसाब होता होगा तो उस दिन लिख लिया गया होगा कि इस पागलखाने में ऐसे आदमी रहते हैं जो पागल नहीं है, और पागलखाने के बाहर ऐसे आदमी रहते हैं जो पागल हैं। लेकिन कौन सुनता था उनकी। उन्होंने बहुत कहा कि हम सिर्फ आदमी हैं। अधिकारियों ने कहा बंद करो ये बकवास, साफ साफ बताओ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, हमें आदमी से कोई मतलब नहीं, हम हिंदू मुसलमान जानना चाहते हैं। उन पागलों ने कहा कि बड़ी मुश्किल हो गई, हम कैसे पता लगाएं। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि हम पागल हैं, अगर आप आदमी नहीं मानते तो हम पागल हैं, मगर हिंदू मुसलमान हमें कुछ पता नहीं। लेकिन अधिकारी न माने। उन्होंने फिर एक रास्ता खोजा कि बीच से एक दीवार डाल दी, जो उस तरफ पड़ जाए कमरा जिसका, वो पाकिस्तान में चला जाए, इस तरफ पड़ जाए हिंदुस्तान में चला जाए। पागल बढ़ गए, आधे पागल हिंदुस्तान में आ गए, आधे पागल पाकिस्तान में चले गए। अब वो पागल दीवार पर चढ़ के एक दूसरे को गालियां देते हैं। कुछ उनमें होशियार भी हैं, समझदार भी हैं। वो पूछते हैं कि बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, हम वहीं के वहीं हैं, सिर्फ बीच में एक दीवार हो गई, तुम हमारे दुश्मन हो गए, हम तुम्हारे दुश्मन हो गए, और कल तक हम साथ थे, कोई किसी का दुश्मन नहीं था, ये क्या हो गया है। लेकिन पागलों को कौन समझाए, क्योंकि जब समझाने वाले ही सब पागल हो तो फिर पागलों को समझाने के लिए कौन मिल सकता है। ये देश सारे मसलों के संबंध में एक पागलखाना हो गया है। किसी चीज के संबंध में सूझबूझ का कोई सवाल नहीं है, किसी चीज के संबंध में। और क्यों नहीं है, उसके कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि हमने जब से ये मान लिया है कि सूझबूझ के ठेकेदार पहले हो चुके, अब हमको कोई सूझबूझ की जरूरत नहीं है, तब से हमने सूझबूझ को छुट्टी दे दी। सब ऋषि मुनि जो भी जानने योग्य था जान गए और लिख गए, और सब सत्य जो जाने जा सकते थे वो हमारी गीता में, हमारे वेद में, हमारे उपनिषदों में लिखे। जब से हमने ये माना कि हमारी किताबें पूर्ण हो गई, जब से हमने ये माना कि हमारे ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, जब से हमने ये माना कि जानने योग्य सब जाना जा चुका है, उसी दिन से हिंदुस्तान ने अपनी प्रतिभा नष्ट कर दी। उसी दिन से हिंदुस्तान में बुद्धि का विकास रुक गया। जो बेटे अपने बाप पर शक नहीं करते वो बेटे नालायक, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। जो बेटे अपने बाप को पकड़ के अंधे की तरह खड़े हो जाते हैं वो वहीं ठहर जाते हैं जहां बाप ठहर गया था। निश्चित ही बाप से आगे जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भी समाज रुक जाता है। हिंदुस्तान रुक गया। हम कंटेम्पररी नहीं है, हम दुनिया के समसामयिक नहीं है। ये भूल के मत कहना कि हम 20वीं सदी में रहते हैं। हिंदुस्तान में मुश्किल से 1 आध 2 4 आदमी मिलेंगे जो 20वीं सदी में रहते हैं। हिंदुस्तान में कोई ईसा से 2000 साल पहले रहता है, कोई 3000 साल पहले रहता है। हिंदुस्तान में कई सदियों के लोग एक साथ रह रहे हैं। हिंदुस्तान का मस्तिष्क पुराना हो गया, और पुराना हो जाने का बुनियादी कारण है कि हमने ये मान लिया कि मस्तिष्क के विकास की कोई जरूरत नहीं, विकास हो चुका है।
हमने ये स्वीकार कर लिया कि सब जो जाना जा सकता था वो जाना जा चुका है। हमारी किताबों में सब लिखा है, और इसलिए कोई मुसीबत आए तो अपनी पुरानी किताब खोलो और उसमें से समाधान निकालो। समस्याएं नई हैं और समाधान पुराने हैं। देश पागल न होगा तो और क्या होगा। समस्याएं जब नई हो तो नए समाधान चाहिए, और समस्याएं रोज नई हो जाती हैं। पुरानी समस्या कभी लौट के आती ही नहीं। समस्या रोज नई है, और हम पीछे खोजते हैं कि पुराना समाधान क्या है, और तब एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, लेकिन आधी सुनी होगी, क्योंकि कुछ बेईमान लोग सब अच्छे सत्यों को आधा करके बांट के बता रहे हैं। और आधा सत्य जो है वो असत्य से भी खतरनाक होता है। असत्य तो दिखाई पड़ता है कि असत्य है, आधे सत्य में भ्रम होता है कि सत्य है, और आधा सत्य जैसा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य या तो होता है तो पूरा, या नहीं होता। एक आधी कहानी आपने भी सुनी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी, बचपन से ही पढ़ाते हैं। एक सौदागर है, टोपियां बेचता है। वो टोपियां बेचने गया है एक मेले में, वृक्ष के नीचे रुका है, थक गया है, सो गया है। बंदर उतरे, उसकी टोपियां लगा के ऊपर चढ़ गए। सौदागर की आंख खुली, वो हंसा। उसने सोचा कि अच्छा, बंदर बहुत अकड़ रहे हैं टोपियां लगा के। बंदर हमेशा टोपियां लगा के अकड़ते हैं, और टोपियां अगर खादी की हो तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो अकड़ बहुत बढ़ जाती है। एक तो बंदर और फिर खादी की टोपी, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सौदागर ने कहा कि बंदरी तो ठहरे, इनसे टोपी छीनने में कोई कठिनाई है। उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी टोपियां निकाल के फेंक दी। सौदागर ने टोपियां इकट्ठी की और घर चला गया। इतनी कहानी सुनी होगी, ये आधी कहानी। सौदागर का बेटा बड़ा हुआ, और सौदागर के बेटे ने भी टोपियां बेचना शुरू की, क्योंकि जो बाप करता है वही बेटे को करना चाहिए, ऐसा नियम है। और जब बाप ने टोपियां बेची तो बेटा भी टोपी बेचेगा। बेटा भी उसी झाड़ के नीचे रुका जब मेले में बेचने गया जहां बाप रुका था, क्योंकि नियम यह है, बाप जहां रुके वहीं बेटे को रुकना चाहिए। उसी जगह उसने टोपियों की टोकरी रखी जहां बाप ने रखी थी। ऊपर बंदर थे, वही बंदर तो नहीं थे, उनके बेटे थे, वो बैठे थे। सौदागर का बेटा सो गया, बंदर उतरे और टोपियां लगा के ऊपर चढ़ गए। बंदर हमेशा तलाश में रहते हैं कि कहीं टोपी मिल जाए तो लगाएं और चढ़ जाएं। बंदर इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं टोपी भर मिल जाए और लगा लें और चढ़ जाएं और बैठ जाएं ऊपर वृक्ष के। वो चाहे वृक्ष दिल्ली का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, छोटे वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, कई तरह के वृक्ष हैं। अहमदाबाद के वृक्ष हैं, दिल्ली के वृक्ष हैं, मगर टोपी मिल जाए तो कोई चढ़ जाए। वो बंदर चढ़ गए टोपी लगा के। सौदागर का बेटा उठा, उसने कहा रे, पर उसे ख्याल आया कि बाप ने कहानी बताई थी और बाप ने कहा था टोपी फेंक देना। उसने कहा ठीक है बंदरों, तुम मत समझो, हमको पता है रास्ता तुमसे टोपी छीन। उसने टोपी निकाल के फेंक दी, लेकिन एक चमत्कार हुआ, कोई बंदर ने टोपी न फेंकी। एक बंदर पे टोपी नहीं थी, वो भी उतरा और नीचे की टोपी। ये कहानी पूरी हुई। वो टोपी भी जो थी सौदागर के बेटे की, वो भी बंदर ले गए। बंदर अब तक सीख चुके थे, लेकिन वो सौदागर का बेटा अब तक नहीं सीखा। बंदर सीख गए थे, पुरानी तरकीब समझ गए थे, और उन्होंने कहा अब धोखा नहीं दे सकते। लेकिन सौदागर का बेटा सोच रहा था पुराना समाधान काम आ जाएगा। बंदरों के साथ भी पुराना समाधान काम नहीं आ सकता है, तो जिंदगी के साथ तो कैसे आएगा। जिंदगी रोज बदल जाती है। वही जिंदगी नहीं है जो कल थी, वही जिंदगी नहीं है जो परसों थी। जिंदगी रोज बदल जाती है। जो हम आज तय करेंगे वो कल बेमानी हो जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि समाधान चाहिए, सवाल ये है कि समाधान करने वाला चित्त चाहिए। बंधे हुए समाधान का सवाल नहीं है। एक ऐसा चित्त चाहिए मुल्क के पास कि उसके पास कैसी भी समस्या हो वो उसको एनकाउंटर कर सके, मुकाबला कर सके और समाधान खोज सके। हमारी क्या आदत है,
हम कहते हैं समाधान रेडीमेड तैयार रखो, और रेडीमेड समाधान जो आदमी सीख जाता है उसको हम ज्ञानी कहते हैं। उससे ज्यादा अज्ञानी खोजना मुश्किल है जिसके पास रेडीमेड समाधान। जो कहता है कि ऐसा हुआ था तो फौरन उठा कर देखो कि गांधी जी ने इसके उत्तर में क्या किया था, बस वही हम करेंगे। गांधी जी ने जो किया वो उनका समस्या के सामने उनका मुकाबला था। कृष्ण ने क्या किया, उठा कर देखो जल्दी से गीता में, हम भी वही करेंगे। कृष्ण ने जो किया वो उनकी समस्या का मुकाबला था। लेकिन तुम्हारी समस्या का मुकाबला तुम करो, और जो कौम गुरुओं से बन जाती है, वादों से बन जाती है, सिद्धांतों से बन जाती है, शास्त्रों से बन जाती है, उसकी जिद ये होती है कि हम ना सोचेंगे, सोचने का काम तो कोई और कर चुके हैं, हम तो बस रेडीमेड, हमारे पास जवाब तैयार है, हम उन्हीं को दोहरा देंगे और उन्हीं से हल कर लेंगे। हिंदुस्तान इसलिए रोज सड़ता जाता है। 20 साल आजाद हुए मुल्क को हुए, 20-22 सालों में मुल्क ने जरा भी प्रतिभा नहीं दिखलाई, टैलेंट नहीं दिखलाई, जरा भी जीनियस का कोई पता नहीं चला। ऐसा नहीं चला कि इन 22 सालों में हमने जिंदगी को जीने का और मुकाबला करने का कोई भी प्रतिभापूर्ण रास्ता खोजा हो। हम सिर्फ बंधी बंधाए लीकों को दोहरा रहे हैं, पता नहीं चला। ऐसा नहीं चला कि इन 22 सालों में हमने जिंदगी को जीने का और मुकाबला करने का कोई भी प्रतिभापूर्ण रास्ता खोजा हो। हम सिर्फ बंधी बंधाए लीकों को दोहरा रहे हैं। हम एकदम उधार कौम है जिसके पास अपना कोई दिमाग ही नहीं। चाहे उधारी पीछे से आती हो, और चाहे अमेरिका से आए, और चाहे रूस से आए, चाहे चीन से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिमाग उधार है, हमारा दिमाग उधार है। हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट तक भी उधार दिमाग का होता है। वो भी खोजेगा फौरन मार्क्स की किताब खोल के। वो जैसा कृष्ण की किताब का खोलने वाला है, गांधी की किताब खोलने वाला है, वैसे वो मार्क्स की किताब खोलने वाला है। लेकिन वो जो दिमाग है, वो दिमाग ये है कि कहीं समाधान तैयार है, हम उसे निकाल लें। लेकिन हम समाधान को पैदा करें, हम समस्या से जूझें, हम समस्या को जिए और पहचाने और खोजें कि क्या समाधान हो सकता है, वो हमारी वृत्ति नहीं रह गई है, वो हमारे मन का ढांचा नहीं रह गया है। इसलिए देश कोई भी हल नहीं कर पाता। उलझने नई होती चली जाती हैं, सुलझाव पुराने, एक तरफ सुलझाव इकट्ठे होते हैं, एक तरफ उलझने इकट्ठी होती हैं, और हम बेचैन होते चले जाते हैं। कुछ भी हल नहीं होता, कुछ भी हल होने की क्षमता ही हमने खो दी, ऐसा मालूम पड़ता है। मैंने सुना है एक गांव में सम्राट आने वाला था, और गांव के लोगों ने कहा कि गांव के जितने भी समझदार लोग हैं सम्राट से मिले, सम्राट का स्वागत करें। गांव में एक सन्यासी भी था, एक फकीर भी था। गांव के लोगों ने कहा हमारे मंडल का प्रमुख वही होगा। लेकिन राजा के अधिकारियों ने कहा कि फकीर का कोई भरोसा नहीं, उसकी बातचीत का कुछ ठिकाना नहीं, कुछ भी कह दे, तो हम उसको तैयार उत्तर सिखाएंगे। वो उत्तर तैयार रखे, वही उत्तर दे राजा जब पूछे। उसकी बात का कोई ठीक नहीं है। राजा पूछे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, और वो कहे कि मैं अनादि अनंत आत्मा हूं, तो जरा भद्द हो जाएगी और अजीब बातें हो जाएगी। सीधी बात, जब राजा पूछे उम्र कितनी, तो कहो कि 60 वर्ष उम्र है। राजा पूछे आप कब से साधना कर रहे हो, तो कहो कि 30 वर्ष से साधना कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि जन्मों जन्मों से साधना चल रही। फकीर ने कहा तो फिर आप बता दें, जो आप कहेंगे वही मैं कह दूंगा। फकीर ने रख लिया कि 60 वर्ष मेरी उम्र है और 30 वर्ष से मैं साधना कर रहा हूं, इस तरह के उत्तर। राजा आया, फकीर सामने गया। राजा को भी कह दिया गया था कि फकीर से यही पूछना, कुछ और मत पूछ ले। लेकिन राजा भूल गया, उसने ये सोचा भी ना था कि मामला इतना गड़बड़ होगा। उसने कहा आप कब से साधना कर रहे हैं? फकीर ने कहा 60 वर्ष से। उत्तर तो तैयार था। फकीर एक क्षण तो सोचा कि तो बड़ी गड़बड़ हुई जा रही है, लेकिन जब उत्तर तय है और बदलना अपने हाथ में नहीं है, तो उसने कहा 60 वर्ष से। राजा ने कहा आश्चर्य, आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि 60 वर्ष का तो मालूम ही पड़ता था। फकीर ने कहा 30 वर्ष। राजा ने कहा या तो मैं पागल हूं या आप। फकीर ने कहा दोनों पागल, क्योंकि आप भी सीखे हुए प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं भी सीखे हुए जवाब दे रहा हूं। दोनों पागल हैं। और जब आप गलत सवाल पूछ रहे हैं तो हम गलत जवाब देंगे, क्योंकि हम तो जवाब देने को स्वतंत्र हैं ही नहीं।
हमें तो सिखा दिया, वही हम जवाब दे रहे हैं। इस देश की जिंदगी में ऐसा बहुत जोर से हो रहा है। सब जवाब सीखे हुए और सब सवाल नए, उनके बीच कोई तालमेल नहीं बैठता। और हम इतने डरे हुए लोग हैं कि कहीं पुराने जवाब छूट ना जाएं। इसलिए हम कहते हैं चाहे सवाल कोई भी हो, हम तो पुराना जवाब ही देंगे। सीखते भी नहीं, जिंदगी से कोई पाठ भी नहीं सीखते। हिंदुस्तान 1000 साल गुलाम रहा, हमने कोई पाठ नहीं सीखा। हमने क्या पाठ सीखा कि हिंदुस्तान क्यों गुलाम रहा? हिंदुस्तान से पूछो कि तुमने 1000 साल की गुलामी से पाठ क्या सीखा, तो आप हैरान होंगे। जो पाठ सीखना था वो हिंदुस्तान ने सीखा ही नहीं, क्योंकि वो जो बातें कर रहा है वो बताती हैं कि वो उन्हीं बातों को फिर दोहरा रहा है जिनकी वजह से वो 1000 साल गुलाम था। हिंदुस्तान 1000 साल क्यों गुलाम था? हिंदुस्तान कमजोर था, हिंदुस्तान कम संख्या थी, हिंदुस्तान पे जो दुश्मन आए वो बहुत बड़ी तादाद में थे। हिंदुस्तान की जमीन पे आके दुश्मनों ने हराया, हम तो कहीं लड़ने नहीं गए, तो हमारे पास तो बड़ी संख्या थी, दुश्मन कितना आ सकता था। लेकिन बात क्या है? एक बात थी कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में हमेशा पीछे रहा। इसके सिवाय हिंदुस्तान की गुलामी का कोई भी कारण नहीं। अगर कोई कहे तो बेईमान। जब हिंदुस्तान में सिकंदर ने हमला किया तो सिकंदर तो घोड़ों पर सवार आया और पौरुष हाथियों पर लड़ने गया। पौरुष सिकंदर से जरा भी कमजोर आदमी नहीं था, बल्कि अगर दोनों अकेले सामने मैदान में लड़ते तो सिकंदर 2 कौड़ी का साबित होता। पौरुष बहुत अद्भुत आदमी था, लेकिन टेक्नोलॉजी गलत थी और पिछड़ी हुई थी। हाथी शादी विवाह में, बारात वगैरह में ठीक है, बारात निकालनी हो बड़ा अच्छा है,